हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो देखिए, आज से जो मैं ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक की सीरीज करने वाला हूँ शुरू। तो मेरे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप सेकंड बुक से रिलेटेड जल्द ही सीरीज शुरू करो। तो देखिए, आप ही की डिमांड पे है क्योंकि ये चैनल ही आप ही का है, तो इसी कारण मैं सेकंड बुक की सीरीज लाया जिसमें आज मैं आपको कवर कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर। और मैंने फर्स्ट बुक से रिलेटेड सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए है। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने उसमें एमसीक्यू की सीरीज भी कंप्लीट करा दी है। आपको पूरे फर्स्ट बुक की एमसीक्यू सीरीज वो भी आसान भाषा में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। तो सबसे पहली बात यही आती है कि संरचनात्मक परिवर्तन होता क्या है आखिरकार, क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है चैप्टर से रिलेटेड कि इसका मतलब है तो है क्या। तो देखिए, मैं आपको आसान भाषा में ये बता दूं कि संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब समाज में चल रही संस्था या फिर नियमों में बदलाव आना शुरू हो जाए तो उसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए, जैसे प्राचीन समय में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन चलता रहता था जिसे हम विनिमय प्रणाली कहते थे, यानी कि एक्सचेंज चीजें। इसमें क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, या फिर यूं कहा जाए वस्तु के बदले सेवा या फिर सेवा के बदले वस्तु। लेकिन जो बदलाव हमें देखने को मिला वो था मुद्रा का आ जाना, यानी कि करेंसी के आ जाना। क्योंकि लोग पहले वस्तु के जगह वस्तु देते थे जब करेंसी थी नहीं, और जब करेंसी आई तो लोगों ने क्या किया कि वस्तु के बदले पैसा यानी कि मुद्रा देना लग गया। तो इस प्रक्रिया को चेंज वाली प्रक्रिया कहा गया। तो इसी का हमने नाम दिया संरचनात्मक परिवर्तन। तो आई होप आप अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस लेसन के अंदर हमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जिनको लेकर हमारी इस चैप्टर को लेकर समझ अच्छी बन सके। तो देखिए, सबसे पहला यही टॉपिक है कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत की समझ होना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे अतीत इतना भी लंबा नहीं ले जाना आपको कि आप पूरे ही अतीत के बारे में जानते रहो और आपका चैप्टर कहाँ है आपको पता ही ना चले। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने औपनिवेशिक काल के बारे में, यानी कि जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, वहाँ से आपको अतीत की समझ होना जरूरी है। इसलिए जो सेकंड टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद की समझ, कि भारत के अंदर जो उपनिवेशवाद आया था वो क्या क्या हमें दे के गया। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे भारत में आए कौन कौन से चेंजेस, यानी कि जो बेसिक चेंजेस हमें देखने को मिले और इन सब का जो कारण था, जैसे कि औद्योगिकरण का बढ़ना, नगरीकरण का आ जाना। और वर्तमान समय की बात करें तो आधुनिकीकरण किस प्रकार से भारत के अंदर बढ़ रहा है। तो ये सारा कंटेंट आपके चैप्टर से रिलेवेंट है और इसी से जुड़े आपके टॉपिक्स आएंगे। आइए फिर समझते हैं आज के इस लेसन को। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही मैंने आप बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। पहला जो मैंने टारगेट रखा वो है 100 बच्चों को लेके है कि जब 100 बच्चे उसके अंदर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए सीबीएसई से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट, आपके पीडीएफ नोट्स, आपकी वीडियो के लिंक, हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप बच्चे की हेल्प और ज्यादा ईजी हो सके। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। अक्सर बच्चों में उपनिवेशवाद की समझ को लेके एक कंफ्यूजन बनी ही रहती है कि सर इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है क्या, इसे हम समझे या फिर दूसरों को समझाए तो किस तरीके से समझाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उपनिवेशवाद जो है वो एक स्तर पर एक देश द्वारा किसी दूसरे देश पर शासन करना उपनिवेशवाद कहलाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ब्रिटिशों द्वारा भारत पर शासन। कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा देश जो कि काफ़ी शक्तिशाली है और वो एक ऐसे देश के ऊपर अपना शासन जमाता है कि वह वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ा सके, अपनी आर्थिक क्षमता को तेजी से ग्रो कर सके। तो इसका एग्जाम्पल हमें ब्रिटिशों द्वारा भारत में देखने को मिला था जब उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर यानी कोलकाता के अंदर अपनी शुरुआत करी थी और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। वो कब्जा जो था वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर एक लेवल पे उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये थी उपनिवेशवाद की कुछ समझ। तो अब हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत में जो उपनिवेशवाद था वो किस प्रकार का था। तो ये वही टाइम की बात चल रही है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित होना। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है ना वो एक समाजवाद को बढ़ावा देने वाला एक देश है,
यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति की जगह समाज को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब बात उपनिवेशवाद की आती है तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये जो व्यवस्था होती है वो पूंजीवाद के ऊपर आधारित होती है, यानी कि इसके अंदर एक व्यक्ति प्रधान होता है, यानी कि सबसे उच्च माना जाता है। तो इस कारण ये पूंजीवादी व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो उपनिवेशवाद भी जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा हम बात करते हैं ब्रिटिशों का भारतीय जन्मभूमि पर एकाधिकार। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो वह व्यापार के तरीके से यहाँ पर आई थी। जब उसे यहाँ के व्यवस्था के बारे में पता चला, सिस्टम के बारे में पता चला कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने व्यापार के साथ धीरे धीरे इस पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। हालांकि बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, विरोध भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जीत को कायम रखा। तीसरा है ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए नए कानूनों का निर्माण। तो देखिए, ब्रिटिशों ने बहुत सारे ऐसे कानूनों का भी निर्माण किया जो भारत के अंदर जो फैली हुई थी कृतियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह या फिर स्त्रियों का चलना ना चलना, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशों की देन है जिसका समर्थन भारतीयों ने भी किया था। चौथा हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद ने व्यक्तियों की आवाजाही को भी बढ़ाया। अब देखिए, उपनिवेशवाद वैसे तो एक बहुत ही बुरा इतिहास है भारत का, क्योंकि उसमें ब्रिटिशों ने भारतीय लोगों को गुलाम बना के रखा था, लेकिन उपनिवेशवाद के अंदर लोगों की आवाजाही भी बढ़ाई हुई। कहने का मतलब यही है कि वहाँ रोजगार के अवसर भी आए और लोगों ने अपने हक की बात भी कहना शुरू करी और लोगों का पलायन होता चला गया एक जगह से दूसरी जगह। पांचवा हम पढ़ते हैं कि उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए परिवर्तन। अगर मैं चेंजेस के बारे में बात करूं तो उपनिवेशवाद के अंदर भारत के अंदर ऐसे बहुत से सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। फिर चाहे हमारी आज के समय संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, कनॉट प्लेस का नक्शा हो, और ऐसी बहुत सारी इमारतें जो कि ब्रिटिशों की देन है। और साथ ही जो शिक्षा है यहाँ के समय, यानी भारत के अंदर जो शिक्षा है वो भी ब्रिटिशों की देन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत में उपनिवेशवाद रहा है वो किस प्रकार का रहा है। तो आगे हम यही बात करते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। यानी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अंग्रेज तो 1947 के बाद यहाँ से चले गए, लेकिन जो उनकी छवि थी, जो उनकी शैडो थी, वो आज भी हमारे अंदर देखने को मिलती है। वो किस आधार पे है, आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो देखिए, हमारे देश में संसदीय विधि या फिर शिक्षा ब्रिटिश प्रतिमानों, कहने का मतलब उनके मॉडल पे आधारित है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, अनेक स्कूलों में नेक टाई पोशाक पहनना अनिवार्य हिस्सा होता है, जो कि पश्चिमीकरण का देन है, जो कि उन्हीं के द्वारा ये चीजें चलाई गई थी। सड़कों पर बाएं तरफ चलना ये एक नियम था, वो भी उनके द्वारा बनाया गया। सड़क के किनारे ऑमलेट खाना, कटलेट खाना, ये सारी चीजें उनकी संस्कृति की देन है। कहने का मतलब अगर मैं आज और भी बात करूं खाने के क्षेत्र में तो मैकडी हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि संस्कृतिकरण की देन है, पश्चिमी संस्कृतिकरण की देन है। यहाँ तक कि एक बड़ी कंपनी का नाम भी ब्रिटेन के नाम से प्रसिद्ध है भारत के अंदर, जिसका नाम है ब्रिटानिया कंपनी। ठीक है ना। तो वो कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। उसका इतिहास पढ़ना है तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक छोटी सी उसके बारे में डिटेल भी पढ़ सकते हैं। हम पश्चिमीकरण की प्रशंसा और विरोध दोनों ही करते हैं। अब हम उनकी, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम जहाँ इनकी बढ़ाई करते हैं वहाँ उनकी हम विरोध भी करते हैं। बढ़ाई इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो भारत जो था एक समाजवादी मॉडल के ऊपर आधारित था, तो उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो कि आज के समय जो है आधुनिकीकरण का बहुत बड़ा देन मानी जाती है। लेकिन विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे पर 150 से 200 साल तक ऐसी कुशासन चलाया जिसके कारण लोगों का शोषण किया गया, यानी हमें स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, गुलामों की तरह। तो इसी कारण ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब का पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन एक घरेलू स्तर से आगे निकलकर कारखानों तक पहुंच जाता है, यानी कि जो एक डोमेस्टिक लेवल होता है उससे आगे निकल के एक बड़े कारखानों तक पहुंच जाता है, और जो प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन जो होता है वो एक बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण कहते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी क्या क्या खास बातें हैं औद्योगिकरण में। तो पहली ये है कि औद्योगिकरण का जो संबंध होता है वो उत्पादन प्रक्रिया से होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ताकि उनका व्यापार किया जा सके। और दूसरा है कि ये जो सारा उत्पादन होता है वो मशीनों की सहायता से होता है, क्योंकि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना है तो मशीनों का होना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरा यह है कि इसके अंदर जो श्रम शक्ति होती है उसका प्रयोग जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि सारा का सारा जो काम होता है वह मशीन अकेले ही
संभाल लेती है। और चौथा ये है कि जो औद्योगिकरण है वो प्रगति प्रदान करता है, क्योंकि उत्पादन जब तेजी से बढ़ता है तो व्यापार होता है उसका, और जब व्यापार होता है तो लेन देन वस्तु और सेवाओं का चलता रहता है, जिसका सीधा फर्क पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो अर्थव्यवस्था में विकास होता है, जिसके कारण लोगों के रोजगार के अवसर खोले जाते हैं और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। साथ ही सरकार के पास भी पैसा आना शुरू हो जाता है, जिस कारण अर्थव्यवस्था जो होती है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है। और पांचवा पॉइंट यही है कि आर्थिक विकास में सहायता करता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि व्यापार जो होता है वो देश से बाहर भी किया जाता है निर्यात के तौर पे, जिसके कारण बाहर की करेंसी देश के अंदर आती है, जो कि एक सकारात्मक पहलू माना जाता है। और छठा ये है कि नए वर्गों का भी उदय होता है। अब नए वर्गों का उदय कैसे होता है कि इसके अंदर अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, मालिक, मजदूर सभी आ जाते हैं इसके अंदर। और इस समय कईयों के पास पैसा भी आ जाता है और कईयों के पैसा कम भी हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है व्यापार ऊंच नीच चलता ही रहता है इसके अंदर। तो इस कारण इसके अंदर नए वर्गों का भी उदय हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी औद्योगिकरण से संबंधित। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। अभी हमने पहले पढ़ा था कि औद्योगिकरण की खास विशेषताओं के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि औद्योगिकरण से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो कौन कौन सी है और इसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट है उसका नाम है आर्थिक संकट, जिसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब उत्पादन ज़्यादा होने लग जाता है तो उसका हमें खपत भी करनी पड़ती है, और जब खपत नहीं होती तो वह जो उत्पादन होता है, जो सामान होता है, वो ज़्यादा कारखानों में बढ़ता चले जाता है, जिस कारण आर्थिक संकट भी हमें देखने को मिलता है। और सीधी भाषा में यही कहा जा रहा है कि उस माल की बिक्री नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी डिमांड जो होती है, मांग जो होती है, वो कम होने लग जाती है, जिस कारण आर्थिक संकट जैसी स्थिति भी पैदा होने लग जाती है। दूसरा हम देखते हैं बेकारी में। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखिए औद्योगिकरण आप भी जानते हो कि मशीनों से ज़्यादा चलता है उत्पादन, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो लोग यानी जो मजदूर है, श्रमिक है, किसान है, उनके ऊपर बेकारी जैसी समस्याएं आने लग जाती है, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता। सारा काम जो है वो मशीन ही कर लेती है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे एक मशीन 100 जनों का काम कर रही है, चलो ये तो अच्छी बात है, उत्पादन के अंदर वृद्धि हो रही है क्योंकि वो इतनी तेजी से काम कर रही है, लेकिन उन 100 मजदूरों का क्या जो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। तो इस कारण बेकारी की समस्या भी हमें देखने को मिल ही जाती है। तीसरा है कि कुटीर उद्योगों का नष्ट हो जाना। कुटीर उद्योग यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, जो हाथों से बनाई जाती है, हैंडमेड जो चीजें क्रिएट करती है। तो ये क्या होता है कि मशीनें सारी चीजें काम आसानी से कर लेती है, जिस कारण जो हाथों से बनाई हुई चीजें होती है वह अच्छी तरीके से नहीं चल पाती, और इसका सीधा असर पड़ता है मजदूरों की आय के ऊपर। चौथा है कि संयुक्त परिवारों का विघटन। अब आप ये सोचोगे कि औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्या में संयुक्त परिवारों का विघटन कहाँ से होने लग गया। तो देखिए इसका ये रीजन है, औद्योगिकरण ज्यादातर शहरों में देखने को मिलता है, और जो संयुक्त परिवार है वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। तो जो लोग हैं वह अपनी आय अर्जित करने के लिए शहरों की ओर जाते हैं, जिस कारण उनका विघटन होता है। और विघटन का कारण यही बनता है कि लोग जब शहरों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वही अपना वह एक निवास स्थान चुन लेते हैं, जिस कारण वे वहीं रहते हैं, और धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार है उनका विघटन होता चला जाता है। और पांचवा इसका जाति प्रथा पर भी कमजोर प्रभाव पड़ता है। अब जाति प्रथा का इस पर कमजोर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में भी। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो जाति प्रथा भारत के अंदर काफी हाई लेवल पे देखने को मिलती थी, लेकिन जब भारत में औद्योगिकरण आया तो इसमें क्या होता था कि जो मजदूर लोग होते थे, जो श्रमिक लोग होते थे, बहुत सारे जो लोग आपस में मिलजुल कर काम करने लग जाते थे, जिसके अंदर अलग अलग जातियों के लोग एक साथ मिल जाते थे और साथ ही एक साथ काम करने की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देते थे। फिर वो ये नहीं समझते थे कौन किस जाति से है या कौन किस जाति से नहीं है। तो इस कारण जाति प्रथा भी कमजोर देखने को मिल ही जाती है। अब आगे हम छठा पॉइंट देखते हैं, यातायात के साधनों का विकास। अब हम औद्योगिकरण के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में जान रहे हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट करा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। अब देखिए यातायात के साधनों के विकास से क्या मतलब है औद्योगिकरण का। तो देखिए व्यापार करने के लिए गाड़ियों की, यातायातों की ज्यादा जरूरत होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार तेजी से कर सके। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई जाती है, गाड़ियां हो गया, ट्रक हो गए, बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गए, हर एक चीज में यातायात के साधन काम आते हैं। तो इस कारण इनका विकास तेजी से होता है। और साथ ही सातवां जो पॉइंट है उसका नाम है शहरीकरण में वृद्धि। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था
कि शहरीकरण में वृद्धि का कारण यही है कि यहाँ पे औद्योगिकरण तेजी से बढ़ता है, इसलिए लोग यहाँ रोजगार के अवसर में आते हैं और यहीं बस जाते हैं ताकि वह भी अपनी आय को अच्छा अर्जित कर सके और अपना जीवन अच्छी तरीके से स्पेंड कर सके। श्रम विभाजन, तो औद्योगिकरण में क्या होता है कि लोग बहुत सारे लगे होते हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति इतना सारा काम करना पड़ता था, तो औद्योगिकरण की वजह से वहाँ 100 व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिसके कारण श्रम का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और वह काम तेजी से खत्म हो पाता है। पूंजीवाद, अब पूंजीवाद तो यही है कि जहां आप औद्योगिकरण का नाम सुन लोगे तो वहां पर आपको पूंजीवाद शब्द जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिकरण जो देन है वो उपनिवेशवाद की देन है और उपनिवेशवाद जो व्यवस्था थी वो पूंजीवाद के ऊपर आधारित थी, यानी वह एक व्यक्ति के ऊपर यानी प्राइवेट चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी। और 10वां है स्त्रियों का घर की 4 दीवारों से बाहर निकालना। अब आप ये सोचोगे कि औद्योगिकरण का समाज पे प्रभाव जो पड़ा वो स्त्रियों के घर से बाहर निकलने की क्या स्थिति थी, तो आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर जो स्त्रियों की दशा थी वो क्या थी, एक 4 दीवार के अंदर समझी जाती थी। कहने का मतलब उन्हें समाज के अंदर जॉब करना, नौकरी करना या फिर ऐसे अपना खुद का बिजनेस करना, ये चीजें नहीं दी जाती थी। औद्योगिकरण के आने से स्त्रियां जो थी वो घर से बाहर निकली और धीरे धीरे अपने व्यवसाय में जुड़ी, अपना काम चलाया, नौकरियां करी, जिसके कारण उन्होंने भी तरक्की पाई और ये जो प्रथा थी उसे भी उन्होंने खत्म किया। तो आप समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण की तरफ से जो समस्या उत्पन्न होती है और जो समाज के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं वो कुछ इस प्रकार थे। आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि नगरीकरण होता क्या है। तो नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गांव की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तथा उसमें शहरों या नगरों जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो नगरीकरण एक प्रकार से विकास का ही एक पहलू है। आइए जानते हैं इसमें क्या कहा गया। तो आजादी के बाद 2 दशकों में है परिवर्तन। तो दशक होता है 10 साल, तो 2 दशक यानी 20। तो 1950 1970 की बात की जा रही है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या बातें आ रही है सामने। तो पहला है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले की वीडियो में बहुत बार बता रखा है कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है तो उस प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण का यानी कि वैश्वीकरण का नाम देते हैं, ग्लोबलाइजेशन का। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे औद्योगिकरण आया तो उससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ने लगा, आयात निर्यात तेजी से होने लगे। तो इसका भूमंडलीकरण का प्रभाव भी गाँव की जैसी स्थितियों में भी देखने को मिला, जो कि शहरों की ओर अग्रसर हुए। दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़े। तो जब चीजें आती है तो उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है। तो लोग गांव से शहर की ओर गए तो शहरों में उन्हें नौकरियां मिलने लगी ताकि वह भी रोजगार पा सके, अपना जीवन अच्छा कर सके। और तीसरा इसका वही सिमिलर इफेक्ट है, वो है आकर्षक पलायन। तो देखिए पलायन का मतलब होता है कि माइग्रेशन, जब व्यक्ति एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाता है। और यहाँ पर बात आ रही है आकर्षित पलायन की। तो देखिए ये हो रहा है आपका पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या होता है कि व्यक्ति अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन के कारण अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह में निवास करता है ताकि वह इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और चौथा है आर्थिक विकास। तो स्वतंत्र भारत में जब नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो इसका जो सीधा असर पड़ा वो भारत की आर्थिक विकास में भी देखने को मिला। और 5वां है इसका जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि से क्या है कि इसके अंदर जैसे जैसे विकास चलता गया तो जनसंख्या वृद्धि में भी क्या होती गई, तेजी से बढ़ती गई। तो जिस कारण में ये चीजें भी हमें देखने को मिली। 6वां है स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी समस्या है। तो जब नगरीकरण आया तो धीरे धीरे ये सारी चीजें भी ओपन होना शुरू हुई कि शिक्षा अच्छी होती चलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होता चलेगा। और आखिरी है तकनीकी विस्तार। तो जब इतनी सारी चीजें होती है तो इसको चलाने के लिए जैसे मशीनों का आ जाना, ये सारी चीजें तकनीकी विस्तार से जुड़ी होती है, जिसे हम नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन का नाम देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण किस प्रकार से रहा और आज के समय भी ये चीजें हमें देखने को मिल ही रही है। अब हम पढ़ते हैं इस लेसन का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है भारत पर आधुनिकीकरण का प्रभाव यानी कि मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहरीकरण की, जो कि अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ ही लिया था शहरीकरण के बारे में। तो इसके अंदर क्या था कि नगर तेजी से बढ़ते हैं और देश में यह बात लागू हो जाती है कि आज से 100 साल पहले 90% जनसंख्या कहाँ गाँव में रहती थी, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि गाँव में जो स्थिति थी वो कम देखने को मिली। और 1991 का तो दौर ऐसा था कि जब प्राइवेट सेक्टर हर चीज हो चुकी थी, यानी कि भारत ने अपनी जो विदेश नीति को अपना लिया था वो कुछ इस प्रकार अपना लिया था कि भारत भी विश्व व्यापार का एक हिस्सा बन गया था, जिस कारण यहाँ पे विकास तेजी से देखने को मिला। गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट के ऊपर ज्यादा बल मिला।
दूसरा है औद्योगिकरण के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया कि इसके अंदर मशीनीकरण ज्यादा होता है, उत्पादन तेजी से बढ़ता है, तो ये आधुनिकीकरण का एक प्रभाव है। और तीसरा है पश्चिमीकरण। तो आज हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, ये सारी चीजें पश्चिमीकरण की देन है। चाहे खान पान का क्षेत्र हो, रहन सहन का क्षेत्र हो, हर चीजों में हम उसकी भाषा को बोलते हैं। चाहे अंग्रेजी भाषा ले लो, वो भी पश्चिमीकरण की देन है। और चौथा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास। तो आधुनिकीकरण के अंदर इतनी तेजी से प्रौद्योगिकी बढ़ी है, जो आप देख सकते हैं। चाहे स्मार्ट मोबाइल का आ जाना हो, कंप्यूटर तेजी से बढ़ना, इंटरनेट का विस्तार होना हो, तो हर छोटे से लेकर बड़ा इंसान इस टेक्नोलॉजी से रूबरू होते चले आ रहे। शिक्षा का प्रसार, तो जो एजुकेशन है वो क्या है, एक नए लेवल की भारत में देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो आपकी डिजिटल एजुकेशन हो या फिर इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें भारत के अंदर शिक्षा से रिलेटेड बढ़ती जा रही है, जो कि एक आधुनिकीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि भारत के अंदर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेसन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और साथ ही शेयर करना ना भूलेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से लेसन को समझ सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूं इस चैनल पे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ।